जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है उसके अंदर एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है भाई? जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको हम दोबारा पढ़ते हैं कि उसमें कोई करेक्शन तो नहीं रह गया है, तो उसी को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखिए ये टर्म बहुत कॉमन है जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय अगर कोई एरर हो गया तो वो एरर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत है। किसको? डीएनए पॉलीमरेज को। इसीलिए वहाँ 10⁵ में एक एरर होता है। ठीक है, मतलब 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है तो उसमें एक एरर होने का चांस है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है, तो उसको फिर से चेक भी करता है, जिसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और उसको करेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है बच्चों कि एक एमआरएनए है, उसको राइबोसोम रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लेकिन जब भी कोई अमाइनो एसिड जुड़ने के लिए आएगा, क्योंकि प्रोटीन किसकी श्रृंखला है? अमाइनो एसिड की। एक अमाइनो एसिड दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई अमाइनो एसिड आएगा और दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो वो चार्ज्ड फॉर्म में आएगा। तो हमने उसको देख लिया है कि चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पे जो राइबोसोम है उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी अब तक रिपोर्टेड नहीं है कि वो ये चेक करे कि जो ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है उसके ऊपर उसके एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट अमाइनो एसिड उसके ऊपर जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? अगर भाई इनकरेक्ट अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए पे जुड़ा है तो ठीक है, कोडॉन और एंटी कोडॉन की मैचिंग तो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस समय एक रॉन्ग अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो वो प्रोटीन फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है, लेकिन करेक्शन कैसे होगा तब? तो इस तरह से तो बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है ना? तो कैसे इसकी फिडेलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, मतलब कि ये एरर ना हो? तो यहाँ पे देखिए, जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये इंश्योर करता है कि जो एंटी कोडॉन है उस ट्रांसफ़र आरएनए के पास उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ अमाइनो एसिड जुड़ के जाए। ठीक है, तो वो कैसे करता यहाँ है देखिए हम वो लोगों ने आज के पढ़ा था लेक्चर में कि देखेंगे। ये एटीपी बाइंड होता है और सबसे पहले 5' अमाइनो एसाइल एडेनाइलेट या अमाइनो एसाइल एएमपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस के अंदर एक और पॉकेट होता है ना? वो पॉकेट किससे बाइंड करेगा भाई? अमाइनो एसाइल एएमपी से बाइंड करेगा। अब ये यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि सपोज करिए यहाँ पे कोई रॉन्ग अमाइनो एसिड आ गया है ना, जो इस ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज के द्वारा नहीं सिंथेसाइज होना है, नहीं ट्रांसफ़र होना है। किसके ऊपर? इस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर नहीं अटैच होना है उस अमाइनो एसिड का। मतलब ये अमाइनो एसिड क्या हो गया भाई? गलती से आ गया, रॉन्ग है ये अमाइनो एसिड। ठीक है, लेकिन इसको पहला स्टेप हो जाता है। ये जो पहला स्टेप है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइनो एसाइल एएमपी का। ठीक है, तो जब भी रॉन्ग अमाइनो एसाइल एएमपी बनेगा, मतलब जिसके लिए ये एंजाइम है वो वाला एमाइनो एसाइल एएमपी नहीं बने, तो क्या होगा?
ये अमाइनो एसाइल AMP किस पॉकेट में भेजा जाएगा इसको भाई? ये फोर्थ पॉकेट में, जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग पॉकेट। क्या बोलते हैं उसको? प्रूफ रीडिंग पॉकेट, है ना। अब क्या होगा जब ये अमाइनो एसाइल AMP यहाँ पहुंचेगा, अब सपोज करिए कि रॉन्ग अमाइनो एसिड जुड़ गया, गलत अमाइनो एसिड जुड़ गया, तो क्या होगा? तुरंत ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब जो बॉन्ड किसके किसके बीच बना था, ATP सॉरी ये एडेनाइलेट और किसके बीच, अमाइनो एसिड के बीच बना था, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। अच्छा, सरिता कह रहे हैं अगर सर सही हुआ तब क्या होगा? अगर मान लीजिए ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड ट्रांसफर सिंथेटेज के लिए ही बना है और ये स्पेसिफिक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल AMP का फॉर्मेशन होगा। ये भी यहाँ जाएगा, ठीक है, बट इट डज नॉट फिट इनटू इट, है ना। ये इस पॉकेट में अच्छे से फिट नहीं होगा, तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज में, ठीक है। और देखिए भाई, अब हम लोग समझते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, या एंजाइम स्पेसिफिसिटी को कैसे चेक करता है ना। एक एंजाइम स्पेसिफिक है किसी सबस्ट्रेट के लिए, ये कैसे तय होता है? तो ये तय करने के लिए आपको ये ग्राफ देखना होगा बिना घबराए। तो घबराना नहीं है भाई, ये है फ्री एनर्जी, ठीक है, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा उसके बारे में ये बताएगा। जैसे यहाँ सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, दोनों फ्री हैं, यहाँ दोनों का कॉम्प्लेक्स बना है और यहाँ प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम फ्री हो गया, ठीक है। तो ये तो प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है। ये क्या है भाई? इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींचते हैं तो आप उसमें ऊर्जा स्टोर करते हैं, और अगर उससे कोई कार्य लेना चाहते हैं, उससे कोई ब्लॉक उठाना चाहते हैं, फिर जो खींची हुई स्प्रिंग है अगर उससे अटैच कर देंगे तो सफिशियंट अगर उसके पास ऊर्जा है तो उस ब्लॉक को उठा देगा। तो वो एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है जो अनकैटलाइज्ड है ना, वहाँ पे कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। वहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। तो वहाँ पे देखिए ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को इतनी हाई एनर्जी अचीव करनी होती है, यहाँ से सबस्ट्रेट ये है, और इसको एक्टिवेशन के लिए इतनी हाई एनर्जी के लिए क्या बढ़ाएंगे भाई आप? टेम्परेचर, है ना। ये इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड है सबस्ट्रेट के बीच, उसकी जो बीच में बॉन्डिंग है, बॉन्ड है, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी एंड इट इज़ लाइकली टू ब्रेक, है ना। अच्छा, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ के बाद क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें कि जहाँ एंजाइम नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कोई भी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है तो उसके केस में बाइंडिंग एनर्जी देखिए इतना है। अगर हम इसको ग्राफ ऐसे बना लें तो देखिए इसकी हाइट देखिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एज कंपेयर टू दैट, अगर हम कैटलाइज्ड रिएक्शन का देखें तो कैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी देखिए यहाँ तक ही है। तो मतलब कैटेलिसिस जब होगी, कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन को कराने में, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? इतनी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की तुलना में जो कैटलाइज्ड है उसमें कितनी कम एनर्जी लग रही है। अब भाई एनर्जी कहाँ से लाएगा एंजाइम, है ना। तो एंजाइम एनर्जी कहाँ से लाएगा? दूसरी चीज़ देखिए, ये जो ऊर्जा है, अगर हम डेल्टा जी अनकैटलाइज्ड देखें और उसमें से डेल्टा जी कैटलाइज्ड को माइनस कर दें, जो कि बहुत ही कम है, तो हमको मिलेगा डेल्टा जी बी, है ना। इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं भाई? बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि
एंजाइम जो होता है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो 4 तरह के वीक इंटरैक्शन के द्वारा बना होता है। वो कैसे है भाई? पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सबसे कॉमन है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, वाटर के अंदर सारे रिएक्शन हो रहे हैं तो हाइड्रोफोबिक पॉकेट कहाँ होंगे? एंजाइम के अंदर होंगे। तीसरी चीज है वॉन डर वाल्स इंटरैक्शन। एक सर्टेन डिस्टेंस है न्यूक्लियाई के बीच, उसके क्लोज है तो वॉन डर वाल्स ऑफ इंटरैक्शन होगा। साल्ट ब्रिजेस, ये 4 तरह के इंटरैक्शन होते हैं और चारों ही बहुत वीक इंटरैक्शन है, जिसके द्वारा जो है एक एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। अब इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म क्या कहता है कि ये सपोज करिए सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट इसके पास आएगा, ये क्या है आपका भाई? सबस्ट्रेट, तो एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और वो एक दूसरे के साथ फिट होंगे। ये चेंजेस कैसे आए और क्यों आए? तो देखिए, ये चेंजेस आए वीक इंटरैक्शन जो एंजाइम के सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच हो रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे इंटरैक्शन है, वीक इंटरैक्शन, जो टूटेंगे और वो जो इंटरैक्शन टूटते हैं उससे जो ऊर्जा रिलीज होती है उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा जी या बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है भाई, ये क्लियर है ना सबको? हाँ, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं अतीक कि सर तो उससे क्या हुआ? देखिए भाई, जब कोई एंजाइम, हम जानते हैं कि एंजाइम क्या है? सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। तो मान लीजिए एक्स सबस्ट्रेट इंटरैक्ट कर रहा है जो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट नहीं है, तो उसके द्वारा जो इंटरैक्शन टूटेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिक होगा तो उसके द्वारा जो इंटरैक्शन टूटेंगे अलग होंगे। मतलब दोनों के केस में बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी कि नहीं? बोलो। जब बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी तो उसके बेसिस पे एंजाइम डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, अलग कर लेता है कि ये सबस्ट्रेट मेरा है अथवा नहीं है, इसकी कैटालिसिस होनी है कि नहीं होनी है। अब एक दूसरी चीज, तो ये तो समझ में आ गया कि ये बाइंडिंग एनर्जी ही बताता है। अच्छा, अतुल कह रहे हैं कि सर जो है ये बाइंडिंग एनर्जी तो ठीक है, लेकिन सर बाइंडिंग एनर्जी जो है स्पेसिफिसिटी कैसे देगा? देखिए भाई, कोई एंजाइम ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व हुआ, ठीक है, तो वो जब सबस्ट्रेट से इंटरैक्ट किया तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान ये कंजर्व हो गया कि इतने वीक इंटरैक्शन से निकली हुई जो ऊर्जा है अगर इतनी है, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी। तो एक सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्शन में डिफरेंट है, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ डिफरेंट है, तो जो स्पेसिफिक होगा वो एक निश्चित ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी देगा, जिसकी वजह से एक एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है भाई? अच्छा, यही बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए ऊर्जा देती है? कैटेलिसिस के लिए। इसीलिए देखिए, जब अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन था तो इतना ऊर्जा चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, लेकिन जब एंजाइम है तो उस केस में जो रेड लाइन से दिखाया गया है ये एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, और ये ब्लैक लाइन से जो दिखाया गया है वो क्या है? अनकैटेलाइज्ड। तो एंजाइम के केस में देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के लिए बस इतनी ऊर्जा चाहिए, इतनी कम। तो ये ऊर्जा आई कहाँ से भाई? जादू तो है नहीं, कहाँ से आई? बाइंडिंग एनर्जी से। तो बाइंडिंग एनर्जी दोनों चीजों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है, एक स्पेसिफिसिटी के लिए और दूसरा कैटालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसी की वजह से सबस्ट्रेट स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सिस्टीन है, एक अमाइनो एसिड है ना,
तो सिस्टीन हम जानते हैं कि जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज था उसमें क्या था, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक अमाइनो एसिड की जो बाइंडिंग साइट है उसमें कौन बाइंड कर रहा है, सिस्टीन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सिस्टीन जो है, सिस्टीन को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिस्टीन अपने में ही सफिशिएंट है कि दूसरा और उस ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम होगा उसके साथ दूसरा कोई अमाइनो एसिड बाइंड नहीं कर सकता, तो वो उतने में ही सफिशिएंट है ना। उसको एक जो अलग पॉकेट है, प्रूफ रीडिंग पॉकेट, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो सबस्ट्रेट के लेवल पे ही स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा कि कैसे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है।